आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। इससे पहले कल के लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मेन कल्चर मीडिया होता है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या रहते हैं उसके अंदर, जिसमें हमने देखा कि उसमें वाटर प्रेजेंट रहता है जिसकी हेल्प से उसको जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाती है। उसमें हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स यानी NaCl प्रेजेंट रहता है। उसके अंदर हमने देखा पेप्टोन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसको प्रोटीन्स मिल जाते हैं। उसमें हमने पढ़ा था मीट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट रहता है। उसमें हमने यीस्ट एक्सट्रैक्ट पढ़ा था क्योंकि यीस्ट के अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा हमने कहा था अगर इसमें हमें इसको एनरिचड बनाना है तो हम इसमें ब्लड का यूज़ कर लेते हैं या ब्लड सीरम का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हमने बोला था कि इसमें हम अगार को भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इस मीडिया को सॉलिडिफाई कर लेना है। ये कल के टॉपिक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। इस कल्चर मीडिया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब इसको हम डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। कल्चर मीडिया को हम डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट इसकी टाइप्स यहाँ पे देखेंगे, टाइप्स, तो फर्स्ट टाइप जो हम कहेंगे वो है ऑन द बेस्ड बेस्ड ऑन द फिजिकल बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का मतलब होता है ये जो हमारे मीडिया है दिखने में कैसे, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उस बेस के ऊपर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये लिक्विड मीडिया हो सकता है जिसको हम ब्रॉथ बोल सकते हैं, लिक्विड मीडिया हो सकता है, या तो ये सॉलिड मीडिया हो सकता है, या सॉलिड मीडिया ये हो सकता है, या इसके अलावा ये सेमी सॉलिड मीडिया भी हो सकता है। यानी फिज़िकल स्टेट के बेस के ऊपर अगर हम देखेंगे, हमने कल्चर मीडिया को डिवाइड किया है 3 मीडिया के अंदर। या तो ये लिक्विड मीडिया हो सकता है जैसे कि हमारा लिक्विड ब्रॉथ है, तो सिंपली ये हमारा मीडिया है, इसके अंदर हर एक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा अगार के बगैर। अगर यहाँ पे एब्सेंट होगा तब जाके लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये जो सॉलिड मीडिया है इसके अंदर हर एक चीज़ प्रेजेंट होगा जो हमने लिक्विड मीडिया के अंदर देखा, लेकिन यहाँ पे हम प्लस एक्स्ट्रा में यहाँ पे हम अगार को ऐड कर देते हैं, तब जाके ये सॉलिड बन जाएगा। अगर हम सेमी सॉलिड की बात करें तो सेमी सॉलिड के अंदर भी वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो इस लिक्विड मीडिया के अंदर होंगे। तो फिर इस सेमी सॉलिड का मतलब क्या है, इसमें भी हम अगार को डाल देते हैं, लेकिन ये जो अगार होता है ये काफ़ी कम यानी कि लो कंसंट्रेशन में इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा अगार इसके अंदर डाल दिया तो ये सॉलिड बन जाएगा। इसीलिए इसको इसके अंदर जो अगार होता है वो काफ़ी कम कंसंट्रेशन में डाला जाता है ताकि लिक्विड ना भी ना रहे और सॉलिड भी ना बन जाए। तो उसके बिटवीन ये रहता है जिसको हम सेमी सॉलिड मीडिया बोलते हैं। इसी तरह से सेकंड, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस based on the presence or absence of oxygen, based on the presence or absence of oxygen। तो हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ग्रो कर लेते हैं। तो अगर हमें दोनों बैक्टीरिया को किसी मीडिया के ऊपर ग्रो कराना है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल हमें रखना है। अगर कोई बैक्टीरिया जो है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम एरोबिक मीडिया का यूज़ करते हैं जिसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनके लिए हम दूसरा मीडिया यूज़ करते हैं जिसको एनएरोबिक मीडिया बोला जाता है। इस मीडिया के अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कुछ बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको हम एरोबिक मीडिया में कल्टीवेट कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया जिनके ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है ऐसे बैक्टीरिया को हम एनएरोबिक मीडिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। अब बैक्टीरिया जो होते हैं सबको एक ही टाइप का न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ जाता है। कुछ बैक्टीरिया जो है उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है।
तो इस बेस के ऊपर, न्यूट्रिशन फैक्टर्स के बेस के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। या तो इसके अंदर हम जो मीडिया लेते हैं वो या तो उसको हम सिंपल मीडिया बोलेंगे, सिंपल मीडिया, या हमारे पास दूसरे टाइप के मीडिया इसके अंदर आते हैं जिनको हम स्पेशल मीडिया बोलेंगे। इन दोनों को एक एक करके हमें पढ़ना है। तो ऊपर की ये दो टर्म्स तो समझ आ गई, या तो फिजिकल स्टेट के बेस पे, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, या तो ये लिक्विड मीडिया में होगा ये हमारा मीडिया, या तो ये सॉलिड मीडिया में हो सकता है अगर हमने अगार ऐड कर दिया, या ये सेमी सॉलिड मीडिया में होगा अगर हमने इसमें अगार जो है काफ़ी कम प्रपोर्शन के अंदर ऐड कर दिया। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। या तो ये मीडिया हमारा एरोबिक हो सकता है जिसमें हम उन बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड हो सकती है, या तो ये एनारोबिक मीडिया हो सकते हैं जिसमें हम वैसे बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसके बेस पे हमने इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया। या तो बैक्टीरिया सिंपल मीडिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं या ये स्पेशल मीडिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये सिंपल मीडिया होता क्या है। सिंपल मीडिया तो नाम से ही पता चलता है, सिंपल मीडिया जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे। अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे सिंपल मीडिया की, तो जो हमारा न्यूट्रेंट ब्रॉथ है, न्यूट्रेंट ब्रॉथ वो फिर इसके अंदर आ जाएगा, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मीडिया। तो हमारा जो न्यूट्रेंट ब्रॉथ है वो उसको हम बोल सकते हैं कि ये सिंपल मीडिया है। अब न्यूट्रेंट ब्रॉथ में होता क्या है, वही सारे इंग्रेडिएंट्स जिसमें हमने देखा वाटर होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे इसके अंदर, पेप्टोन, मीट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर होगा, ये इसके अंदर समटाइम्स अगार भी हो सकता है। लेकिन ये न्यूट्रेंट ब्रॉथ है, इसमें अगार एब्सेंट रहेगा। तो न्यूट्रेंट ब्रॉथ जो है वो मेन एग्जाम्पल है सिंपल मीडिया में, ठीक है। और इस न्यूट्रेंट ब्रॉथ के अंदर इसमें प्रेजेंट रहता है कंटेनर्स 1% ऑफ पेप्टोन एंड मीट एक्सट्रैक्ट। तो ये दोनों इसके अंदर 1% प्रेजेंट होते हैं, यानी इस मीडिया के अंदर। तो इस मीडिया में क्या क्या हो सकता है, फिर इस मीडिया के अंदर वाटर हो सकता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, इसके अंदर पेप्टोन प्रेजेंट है, इसके अंदर मीट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है, इसके अंदर यीस्ट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये इसमें मेन एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, समटाइम्स ये जो हमारा न्यूट्रेंट ब्रॉथ है, ये जो हमारा न्यूट्रेंट ब्रॉथ है, अगर इस न्यूट्रेंट ब्रॉथ के साथ हमने ग्लूकोज को ऐड कर दिया, अगर हमने इस न्यूट्रेंट ब्रॉथ यानी कि जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, अगर इसके साथ हमने ग्लूकोज को ऐड कर दिया, तो ये जो न्यूट्रेंट ब्रॉथ है इसको फिर हम बोलते हैं ग्लूकोज ब्रॉथ, इसको फिर बोला जाता है ग्लूकोज ब्रॉथ। अभी तक ये न्यूट्रेंट ब्रॉथ था, लेकिन जब हम न्यूट्रेंट ब्रॉथ के अंदर ग्लूकोज को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है ग्लूकोज ब्रॉथ के अंदर बन जाता है। अब चूंकि ये ग्लूकोज ब्रॉथ बन जाता है तो यहाँ पे इसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स ऐड हो जाते हैं। अब जिन बैक्टीरिया को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैक्टीरिया अच्छे से इस ग्लूकोज ब्रॉथ के अंदर जो है वो ग्रो या कल्टिवेट उनको हम कर सकते हैं। ये जो न्यूट्रेंट ब्रॉथ है ये डायग्नोस्टिक टूल जो है काफ़ी बेसिक टूल हमारे लिए होता है जिनको हम लेबॉर्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मीडिया विच वी यूज इन द लेबॉर्ट्रीज एंड आल्सो इन बैक्टीरियोलॉजी लैब्स। तो बेसिक जो है ये मीडिया होता है। इसके अलावा अगर हमने ये जो न्यूट्रेंट ब्रॉथ है, अगर हमने 2 to 3% अगार को ऐड कर दिया, अगर हमने 2 to 3% अगार को ऐड कर दिया किसके अंदर, अगर इसको हम न्यूट्रेंट ब्रॉथ के साथ ऐड करेंगे प्लस न्यूट्रेंट ब्रॉथ,
तो यहाँ पे ऊपर हमने न्यूट्रेंट ब्रॉथ के साथ ग्लूकोज को ऐड कर दिया, ये ग्लूकोज ब्रॉथ बना था। अब हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे न्यूट्रेंट ब्रॉथ है, इस न्यूट्रेंट ब्रॉथ के साथ हम अगार को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही अगार को हम ऐड करेंगे, अब ये न्यूट्रेंट ब्रॉथ नहीं रहेगा, क्योंकि अगार इसको सॉलिडिफाई करेगा। तो इस टर्म को जब हम अगार को न्यूट्रेंट ब्रॉथ के अंदर ऐड करते हैं, अभी न्यूट्रेंट ब्रॉथ नहीं रहता है, इस टाइम पे इसको हम बोलते हैं न्यूट्रेंट अगार। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं न्यूट्रेंट अगार। ठीक है, तो न्यूट्रेंट ब्रॉथ अभी तक लिक्विड फॉर्म के अंदर था, हमने अगार को ऐड कर दिया, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे न्यूट्रेंट अगार। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, इसको हम न्यूट्रेंट अगार बोलेंगे। और एक पॉइंट, यहाँ पे हमने 2 to 3% अगार को ऐड कर दिया। अगर हमने 0.2 to 0.4% ये जो हमारा अगार है, इसको अगर हमने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस, इसका मतलब है यहाँ पे हमने 2 to 3% अगार डाल दिया न्यूट्रेंट ब्रॉथ के साथ, तो ये न्यूट्रेंट अगार बना था जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अगर हम इस 2 to 3% अगार में 0.2 to 0.4% अगार को बाहर निकालेंगे, यानी इसको हम डिक्रीज़ करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा मीडिया बनेगा वो मीडिया प्रॉपर सॉलिड नहीं होगा, वो बनता है यहाँ पे सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड बन जाएगा वो ये यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले कहा था मीडिया जो है इसके फिजिकल स्टेट के बेस के ऊपर इसमें 3 टाइप्स हमने कहा था। एक हमने लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया हमने कहा था। तो वही यहाँ पे हमने देखा, अगर 2 to 3% अगार को हम ऐड करते हैं न्यूट्रेंट ब्रॉथ के साथ, तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और इसको हम न्यूट्रेंट अगार बोलेंगे। लेकिन अगर हमने 2 to 3% में इसको थोड़ा सा कम कर दिया, 0.2 to 0.4% अगार को हम अगर कम कर दिया, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो मीडिया है अभी इस प्रॉपर सॉलिड नहीं बनेगा, तो ये बन जाता है सेमी सॉलिड मीडिया। और ये जो सेमी सॉलिड मीडिया होता है, ये हमारे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसकी हेल्प से जो हमारे मोटाइल बैक्टीरियाज होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं, जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, मोटाइल बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया को हम इसके ऊपर यानी इस सेमी सॉलिड के ऊपर जो है वो इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्टेनड। तो यानी कि जो हमारे मोटाइल बैक्टीरियाज होते हैं, उनको अगर हमें डिटेक्ट करना है, उनको अगर हमें कल्टीवेट करना है, तो उसके लिए हम सेमी सॉलिड मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। जिसको किस तरह से हम बनाएंगे सिंपली जो हमारे न्यूट्रेंट अगार है, इसमें हम थोड़ा सा न्यूट्रेंट मीट ब्रॉथ जो हमारे पास है, उस न्यूट्रेंट ब्रॉथ में हम जो है अगार को ऐड करेंगे काफ़ी कम अमाउंट में, जिसकी वजह से वो क्या बनेगा, वो बन जाता है सेमी सॉलिड मीडिया, जिसको हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए इसको चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि सिंपल मीडिया में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल मीडिया में एग्ज़ाम्पल कौन कौन सा मीडिया आ सकता है, तो जो हमने ऊपर देखे, एक तो इसके अंदर न्यूट्रेंट ब्रॉथ आएगा, न्यूट्रेंट ब्रॉथ इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा इसके अंदर ग्लूकोज ब्रॉथ आ जाएगा, ग्लूकोज ब्रॉथ इसके अंदर आ जाएगा। और थर्ड इसके अंदर आ जाएगा न्यूट्रेंट अगार, न्यूट्रेंट अगार। तो ये जो है इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा या तो न्यूट्रेंट ब्रॉथ आ सकता है इसमें, या ग्लूकोज ब्रॉथ या न्यूट्रेंट अगर इसके अंदर आ जाएगा। सिंपली है। तो पहले हमने पढ़ा कि सिंपल मीडिया क्या होता है, जिसमें हमने देखा है इसमें मेन एग्जांपल न्यूट्रेंट ब्रॉथ की है, जिसके अंदर 1% पेप्टोन मीट एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट रहता है। बाकी इसमें वही वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, पेप्टोन, मीट, यीस्ट रहता है। ठीक है, और ये जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। अगर हमने इसी न्यूट्रेंट ब्रॉथ में ग्लूकोज को ऐड कर दिया, तो ये ग्लूकोज ब्रॉथ बन जाता है। अगर हमने इस न्यूट्रेंट ब्रॉथ के अंदर, ये जो न्यूट्रेंट ब्रॉथ है इसके अंदर अगर हमने 2 to 3% अगार को ऐड कर दिया, तो ये न्यूट्रेंट अगार बनेगा, क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, अब ये ब्रॉथ नहीं रहेगा, अब ये न्यूट्रेंट अगार बन जाता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर इस अगार की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, 0.2 to 0.4% कम कर देते हैं, तो तब जाके जो मीडिया है ये सॉलिड नहीं रहेगा अब,
क्योंकि ये अब बनेगा सेमी सॉलिड। ठीक है, इसमें हमने अगार तो डाल दिया लेकिन काफ़ी कम कंसंट्रेशन में, तो ये प्रॉपर सॉलिड नहीं रहेगा, ये सेमी सॉलिड रह जाता है। इस सेमी सॉलिड मीडिया को हम यूज़ करते हैं मोटाइल बैक्टीरिया को कलेक्ट करने के लिए। इसमें एग्जांपल हमने देखा न्यूट्रेंट ब्रॉथ, सिंपल मीडिया की एग्जांपल हम बता रहे हैं। इसमें न्यूट्रेंट ब्रॉथ आएगा, इसमें ग्लूकोज ब्रॉथ आएगा, इसके अलावा इसमें न्यूट्रेंट अगार आएगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड, ये सिंपल मीडिया था, जो सेकंड मीडिया हमारे पास है वो है स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया, और ये स्पेशल मीडिया जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे इसके अंदर फर्स्ट मीडिया आता है जिसको हम बोलते हैं एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया इसके अंदर आ जाएगा। सेकंड इसके अंदर आता है एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया ये सेकंड स्पेशल मीडिया है। थर्ड मीडिया इसके अंदर आएगा सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया। फोर्थ इसके अंदर आ जाएगा डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया इसके अंदर आ जाएगा। फिफ्थ इसके अंदर आ जाएगा इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया। सिक्स्थ इसके अंदर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया। एंड द लास्ट वन इसके अंदर आ जाएगा शुगर मीडिया। शुगर मीडिया। तो ये डिफरेंट टाइप के स्पेशल मीडिया है, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड शुगर मीडिया। तो इन सारे न्यूट्रेंट्स, इन सारे मीडिया के बारे में हमें एक एक करके अब पढ़ना है। तो स्पेशल मीडिया के अंदर जो फर्स्ट हमारा मीडिया था एनरिच्ड मीडिया, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि व्हेन अ बेसल मीडिया इज़ एडेड विद एडिशनल न्यूट्रेंट सच एज ब्लड, सीरम और एग, इट इज़ कॉल्ड एनरिच्ड मीडिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारे पास बेसल मीडिया होता है, बेसल मीडिया जिसको हमने अभी पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं जो सिंपल मीडिया होता है। ठीक है, जो हमारे पास बेसल मीडिया होता है या जो हमारे पास सिंपल मीडिया होता है, सिंपल मीडिया बेसल मीडिया एक ही बात है। तो जो हमारे पास बेसल मीडिया होता है या सिंपल मीडिया होता है, जिसमें जो अभी तक हमने देखा कि जिसके अंदर वाटर, पेप्टोन, मीट वगैरह प्रेजेंट रहता है, अगर इस बेसल मीडिया के अंदर हमने एडिशनल न्यूट्रेंट्स को ऐड कर दिया, अगर हमने बेसल मीडिया के अंदर कुछ न्यूट्रेंट्स को फर्दर ऐड कर दिया, उन न्यूट्रेंट्स के अंदर क्या हो सकता है, या तो इस न्यूट्रेंट्स में हमने इसके अंदर ब्लड को ऐड कर दिया, यानी एक तो हमारे पास बेसल मीडिया है प्लस एक्स्ट्रा इसके अंदर हमने या तो ब्लड ऐड कर दिया, सम टाइम्स या तो इसके अंदर हम सीरम को ऐड कर सकते हैं, कभी कभार इसके अंदर हम एग को भी ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद ये जो मीडिया होता है, अब ये सिंपल मीडिया नहीं रहेगा, क्योंकि सिंपल मीडिया में जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट थे उसी मीडिया के अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दिए। अब ये जो मीडिया बनता है बेसल मीडिया प्लस एडिशनल न्यूट्रेंट्स जो हमने ऐड कर दिया, इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा एनरिच्ड मीडिया होता है। ठीक है, सिंपली ये हमारे एनरिच्ड मीडिया होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एनरिच्ड मीडिया में अगर हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो मेन जो एग्ज़ाम्पल इसमें है जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लैब के अंदर, विच इज़ ब्लड अगार या ब्लड मीडिया। तो एनरिच्ड मीडिया में जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे वो है ब्लड मीडिया। अब ब्लड मीडिया होता क्या है? सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वर्ड या लेटर है ब्लड, तो ब्लड को यहाँ पे ऐड किया जाता है। अब ब्लड को किस में ऐड किया जाता है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये हमारे पास एक मीडिया है जिसको हम सिंपल मीडिया बोलेंगे, या हमारे पास जो बेसल मीडिया है, तो ये हमारे पास सिंपल मीडिया है। सिंपल मीडिया जिसमें वही सारे नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, बिल्कुल हमारे पास सिंपल मीडिया ये प्रेजेंट है। अब हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इस मीडिया के अंदर हम ब्लड को ऐड कर देते हैं।
ठीक है। यानी इस मीडिया के अंदर हम सारा कुछ डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हमने डाला, इसमें पेप्टून हमने डाला, इसमें मीट एक्सट्रैक्ट हमने डाला, इसमें हमने अगार भी डाल दिया, और इसमें हमने यीस्ट को डाल दिया। ठीक है, तो सारा कुछ इसके अंदर हमने डाल दिया। ये सारा कुछ तो सिंपल मीडिया के अंदर आ जाएगा, लेकिन प्लस यहाँ पे हमने इसके अंदर ब्लड को ऐड कर दिया। ब्लड इसके अंदर डालेंगे हम। ये जो ब्लड होगा, जब भी जैसे कि ये हमारा पैटर प्लेट है, हमने इसके बॉटम में सब कुछ डाल दिया, तो जैसे हमने इसके अंदर ब्लड डाल दिया, ये ब्लड हमें पता है, या तो कल भी हमने पढ़ा, इस ब्लड को या तो हम किसी शीप से ले सकते हैं या हॉर्स से ले सकते हैं। इस ब्लड को कितना ब्लड यहाँ पे हमें चाहिए, हम यहाँ पे 5 to 10% डिफिब्रिनेटेड ब्लड का यूज़ करते हैं। 5 to 10% डिफिब्रिनेटेड ब्लड का यूज़ करते हैं। डिफिब्रिनेटेड का मतलब होता है ये वो ब्लड है जिसमें हम फिब्रिन को रिमूव करते हैं, जिसमें फिब्रिन एब्सेंट होगा, क्योंकि अगर फिब्रिन प्रेजेंट होगा तो ये ब्लड को क्लॉट करेगा, इसलिए ब्लड क्लॉट ना हो इस फिब्रिन को हम बाहर निकालते हैं, जिसको डिफिब्रिनेटेड ब्लड कहा जाता है। कल भी हमने पढ़ा था, ये जो ब्लड इन एनिमल से लिया जाता है, ये एसेप्टिक टेक्निक से लिया जाता है, यानी इस ब्लड के अंदर कोई भी कंटामिनेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब सिंपल मीडिया के अंदर हम ब्लड को ऐड कर देते हैं, वही हमारा ब्लड मीडिया बन जाता है। तो ये हमारे पैटर प्लेट है, जैसे ही इस पैटर प्लेट के नीचे हम अपने मीडिया को डालेंगे, आप अगर देखोगे तो ये जो मीडिया है बिल्कुल इसका बेस जो है वो रेड बन जाता है। ठीक है, रेड का मतलब ही इसके अंदर हमने ब्लड को ऐड कर दिया। बैक्टीरियोलॉजी लैब के अंदर ज़्यादातर जो है इस मीडिया का हम यूज़ करते हैं, जो कि ब्लड मीडिया है। इसके अलावा होता क्या है, देखिए, ये अगर हमारा मीडिया है, ठीक है, ये हमारा मीडिया है जिसके अंदर हमने ब्लड को डाल दिया। अब हमने इसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कर दिया। अब चूंकि इसमें ब्लड प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अपने चारों तरफ जो आरबीसीज होते हैं उनको हीमोलाइसिस करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इन बैक्टीरिया के चारों तरफ जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ये यहाँ पे इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी यहाँ पे इन सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। आप चारों तरफ देखोगे कि न्यूट्रेंट्स यानी ब्लड प्रेजेंट है, रेड कलर प्रेजेंट है, लेकिन इस बैक्टीरिया के सराउंडिंग आप देखोगे यहाँ पे ब्लड एब्सेंट है। रीज़न क्या है, या तो एब्सेंट होगा ब्लड, या इस एरिया का कलर चेंज हुआ होगा। ठीक है, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन आरबीसीज को हीमोलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया का जो कलर है उस एरिया का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसको हम हीमोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन बैक्टीरिया को एक तो इस मीडिया के अंदर ग्रो भी कराते हैं इसके अंदर हम हीमोलिसिस भी चेक करते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया आरबीसी को ब्रेक करता है तो किस टाइप की यहाँ पे ब्रेकेज हो जाती है, क्योंकि हीमोलिसिस या तो अल्फ़ा हीमोलिसिस होता है, या बीटा हीमोलिसिस होता है, या गामा हीमोलिसिस होता है। इनमें डिफरेंस क्या है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हमें पढ़ना है। तो इतना हमें अभी याद रखना है कि कुछ बैक्टीरिया इस मीडिया के अंदर ग्रो तो करते हैं, लेकिन वो इसके सराउंडिंग जो आरबीसीज होते हैं उनको हीमोलिसिस करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। ये हीमोलिसिस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, या तो अल्फ़ा या बीटा या गामा हो सकता है। एग्ज़ाम्पल, इस मीडिया के अंदर ज़्यादातर जिस बैक्टीरिया, क्योंकि काफ़ी बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो होते हैं, मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकस फैमिलीज़ होती है, स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली जो बैक्टीरिया है उसको जो है इस मीडिया के अंदर हम ज़्यादातर ग्रो कराते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड मीडिया क्या होता है, ब्लड मीडिया के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या प्रेजेंट रहते हैं। इसमें बिल्कुल वही बेसल मीडिया, सिंपल मीडिया होता है, प्लस में हम ब्लड 5 to 10% ब्लड को ऐड कर देते हैं जो कि डिफिब्रिनेटेड होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हीमोलिसिस करते हैं, वहाँ पे सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। हीमोलिसिस बेस के ऊपर भी हमने देखा, कुछ बैक्टीरिया अल्फ़ा हीमोलिसिस बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, कुछ बैक्टीरिया को बीटा हीमोलिसिस और कुछ बैक्टीरिया को गामा हीमोलिसिस के अंदर डाल देते हैं, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ब्लड मीडिया के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस स्ट्रेप्टोकोकस को हम इसी के अंदर जो है वो ऐड या इसी के अंदर ग्रो कर देते हैं। सेकंड हमारा जो मीडिया है, सेकंड
वो है चॉकलेट मीडिया। चॉकलेट मीडिया, या इसको हीटेड ब्लड अगार बोलते हैं। चॉकलेट मीडिया या हीटेड ब्लड अगार, या चॉकलेट अगार भी आप बोल सकते हो, इसको आप ब्लड अगार भी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें हमने अगार के ऐड कर दिया है, इसको हम ब्लड अगार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास है चॉकलेट मीडिया या चॉकलेट अगार, इसको आप बोल सकते हो, या हीटेड ब्लड अगार इसको हम बोलते हैं। अब ऊपर जो जैसे हमने पढ़ा कि ब्लड मीडिया के अंदर इसका ब्लड नाम इसलिए पड़ गए क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लड को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे चॉकलेट मीडिया है तो शायद हम ये समझेंगे कि शायद यहाँ पे हम चॉकलेट को ऐड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो चॉकलेट मीडिया के अंदर चॉकलेट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ब्लड अगार। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ब्लड अगार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यानी कि चॉकलेट मीडिया को किस तरह से हम बनाते हैं। हमारे पास जो ब्लड अगार होता है, ठीक है, ये हमारे पास ब्लड अगार है जो अभी हमने पढ़ा। हमें पता है इस ब्लड अगार के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, यानी इसके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इसी प्लेट को क्या करते हैं, इस प्लेट को हम हीट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हीट देते हैं। इस प्लेट को हमने हीट दिया तो होगा क्या, जब इसको हम टेम्परेचर यहाँ से देते हैं, इसके अंदर जो आरबीसीज है, आरबीसी जो इसके अंदर है वो लाइस हो जाते हैं, यानी आरबीसीज यहाँ पे रप्चर हो जाते हैं। जब आरबीसीज यहाँ रप्चर होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट जो कमी जो उनके अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज के अंदर, जो कि हीमोग्लोबिन होता है। जब आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाता है और हीमोग्लोबिन वहाँ से बाहर निकलता है, इस मीडिया का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो कलर फिर ब्राउन होने लगता है। अभी तक तो रेड था क्योंकि आरबीसी का कलर रेड होता है, लेकिन अब आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वहाँ से हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इस मीडिया का ये जो कलर है वो चेंज होता है, वो ब्राउन बन जाता है। तो ब्राउन यानी कि जो चॉकलेट कलर होता है, इसी को हम बोलते हैं चॉकलेट अगार मीडिया, या चॉकलेट मीडिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सिंपली क्या होता है चॉकलेट मीडिया, जब ब्लड अगार या ब्लड मीडिया को ही हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसमें जो आरबीसीज होते हैं उनमें ब्रेक डाउन होता है, लाइस हो जाता है, हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इस मीडिया का कलर जो है वो रेड से निकल के अब कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है या चॉकलेट कलर का हो जाता है। इसलिए इस मीडिया को हम चॉकलेट अगार मीडिया हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा it is more nutritious than blood agar. It is more nutritious than blood agar. तो ब्लड अगार से ज़्यादा न्यूट्रेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्स को ब्रेक डाउन कर दिया, हीमोग्लोबिन को बाहर निकाला, जिसकी वजह से इस मीडिया को जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल जाता है। और इस मीडिया को जो हमारे फास्टिडियस जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, फास्टिडियस जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, इनके लिए यूज़ किया जाता है। फास्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, यानी वो सिंपल मीडिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स चाहिए। ऐसे बैक्टीरिया के लिए हम इस चॉकलेट मीडिया का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो बैक्टीरिया है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, तो ऐसे बैक्टीरिया को जो है हम चॉकलेट मीडिया के अंदर ग्रो कराते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ब्लड अगार के अंदर ग्रो नहीं होता है, तो ये ब्लड अगार के अंदर ग्रो नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम ग्रो करते हैं ऑन चॉकलेट मीडिया। चॉकलेट मीडिया के अंदर ही इसको ग्रो किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, इसको दो ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ये खुद को ग्रो कर सकता है, कल्टीवेट कर सकता है। वो कौन कौन सा है, इसको फिफ्थ फैक्टर,
ये ग्रोथ फैक्टर है। तो ग्रोथ फैक्टर नंबर 5th और ग्रोथ फैक्टर नंबर 10 की इसको ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ग्रो कर सकता है। अब ये दोनों फैक्टर्स सेल के आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसको हमने ब्लड अगार के अंदर ग्रो कर दिया तो चूँकि ये फैक्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसको यही न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता है। लेकिन जब इसको हम इस चॉकलेट अगार के अंदर ग्रो करते हैं, हम यहाँ पे आरबीसीज को ब्रेक करते हैं, ये फैक्टर्स बाहर निकलते हैं और जिसके ऊपर ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सर्वाइव कर सकता है। इसलिए ऐसे बैक्टीरिया को ज़्यादातर हम चॉकलेट मीडिया के अंदर ही ग्रो कराते हैं। एनरिच्ड मीडिया में जो थर्ड हमारा एग्जाम्पल है वो है लॉफलर्स सीरम स्लोप। लॉफलर्स सीरम स्लोप, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो अगर हमें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया बैक्टीरिया को कल्टीवेट करना है तो इसके लिए हम लॉफलर्स सीरम स्लोप का यूज़ कर लेते हैं। अब इस वर्ड को हम देखेंगे, इसमें ये लॉफलर्स वर्ड क्या है, सीरम स्लोप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसमें जो फर्स्ट वर्ड लिखा है हमने वो है लॉफलर। लॉफलर इसको हमने यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लिखा है। तो असल में जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया था, ये जो बैक्टीरिया है इसको दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। यानी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया को दो साइंटिस्ट्स ने एक ही साथ डिस्कवर किया था। तो उसके बेस के ऊपर इसका दूसरा भी नाम है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया का दूसरा भी नाम है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम क्लेबस लॉफलर बैसिलाई बोलते हैं। बैसिलाई यानी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया का दूसरा भी नाम है क्लेबस लॉफलर बैसिलाई इसको बोला जाता है। ये इसका पहला असल में नाम था, क्योंकि क्लेबस लॉफलर ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम उस टाइम पड़ा था क्लेबस लॉफलर बैसिलाई, इसका दूसरा भी नाम है। अब जब इन्होंने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, अब डिस्कवर के बाद इसको कल्टीवेट करना था, ठीक है, इसको ग्रो करना था लैब के अंदर, तब यहाँ पे इन्होंने मीडिया का यूज़ किया, ब्लड मीडिया अगार का यूज़ किया, चॉकलेट मीडिया का यूज़ किया, लेकिन ये ग्रो नहीं हो सका। फिर ये इसमें जो ये वाला साइंटिस्ट है लॉफलर, इसने फाइनली डिस्कवर किया इस वाले मीडिया का, तो इसीलिए इस मीडिया का नाम पड़ गया लॉफलरस सीरम स्लोप। तो यहाँ पे जो लॉफलर है ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया। अब यहाँ पे सेकंड वर्ड है सीरम, क्योंकि ऊपर हमने देखा ब्लड का हमने यूज़ किया, तो इस मीडिया के अंदर हम सीरम का यूज़ करते हैं। अब सीरम को आपको पता होगा, इसको हम ब्लड से ही कलेक्ट करते हैं, ब्लड के अंदर ही सीरम प्रेजेंट होता है, सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से इसको हम निकालते हैं। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, देखिए ये हमने एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब के अंदर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जो कि बेसल मीडिया थे, सारे बेसल मीडिया को हमने ऐड कर दिया, और यानी कि इसमें हमने बेसल मीडिया ऐड कर दिया, प्लस इसमें हम एक्स्ट्रा के अंदर सीरम को ऐड कर देते हैं, तो सब कुछ इसमें प्रेजेंट होगा। बेसल मीडिया जिसमें अगार भी प्रेजेंट रहेगा, इसको हमने सीरम भी इसके अंदर डाल दिया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा ट्यूब है इसको हम टिल्ट करेंगे, इस ट्यूब को हम इस तरह से टिल्ट करेंगे, इस तरह से एक स्लोप बनाएंगे। अब देखोगे एक स्लोप हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, स्लोप तो हमने बना दिया, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे वो इस तरह से एक स्लोप बनाएंगे, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है वो इस तरह से स्लोप बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से स्लो बनाएंगे। उसके बाद इसको कुछ टाइम तक हम ऐसे ही छोड़ेंगे, कुछ टाइम के बाद इसको फिर से हम इस तरह से स्टैंड करेंगे, फिर से इसको इस तरह से खड़ा करेंगे। अब जब इसको हम खड़ा करेंगे, ये जो मीडिया था इसके अंदर, ये अब इस वे में फिर से नहीं जाएगा,
ठीक है। यानी अभी इसके अंदर पानी जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, इसमें अगार भी हमने डाला, सीरम भी डाल दिया, इसको हमने ऐसे टिल्ट कर दिया कुछ टाइम तक, ताकि जो अगार इसके अंदर है ये इसको सॉलिडिफाई करे, ठीक है, इसको ये सॉलिड बनाए। उसके बाद हमने इसको फिर से उठाया। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स अगार, अगर इसकी अब जो है शेप देखोगे, तो अब इसको हमने खड़ा तो कर दिया, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके का ये मीडिया बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे एक स्लोप बन गया, यहाँ पे एक स्लोप यहाँ पे बना, इसलिए इसको हम लॉफ्लरस सीरम स्लोप बोलते हैं। इसमें इसी टाइप के जो वाइल्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। और ये जो सीरम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये पर्टिकुलरली हम हॉर्स से लेते हैं, ठीक है। जो हमारा लैब एनिमल हॉर्स है, उससे इस सीरम को लिया जाता है। अब ये हमने इस लॉबस्टर सीरम स्लोप के अंदर तो हमने सीरम को जो है वो ऐड तो कर दिया, लेकिन एक पॉइंट हमें ये याद रखना है इसके अंदर, कि जो हम हाई सीरम का इसके अंदर यूज़ करते हैं, हाई सीरम इन मीडिया, हाई सीरम इन मीडिया प्लेज a significant role, a significant role in determining, in determining the proteolytic and determining the proteolytic activity of the organism, ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाई सीरम का यहाँ पे रोल क्या होता है? हाई सीरम हमने इसमें ऐड कर दिया, या कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया को इसमें हमने ग्रो कर दिया, कल्टीवेट कर दिया। इस हाई सीरम का असल में क्या होता है, इसका काम क्या होता है? देखिए, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन बैक्टीरिया के पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करते हैं, ठीक है। यानी कुछ बैक्टीरिया के पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। अब ये जो हमारा सीरम होता है, इस सीरम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब होगा क्या, जब इन बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं इस मीडिया के अंदर, क्योंकि इस मीडिया में प्रोटीन्स काफ़ी प्रेजेंट है जो सीरम के अंदर होंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की हेल्प से ये इन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो होता क्या है, जो मीडिया हमारा होता है, जो हमारा मीडिया होता है, इस मीडिया का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे। अभी तक इसका एक कलर था, अभी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे, उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके इसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज के बेस के ऊपर भी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इसके मीडिया के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। क्योंकि अगर कलर चेंज हुआ तो मतलब यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर नहीं हुआ तो मतलब बैक्टीरिया एब्सेंट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी सेकंड मीडिया की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें यही 3 एग्जाम्पल हमने देखे, एनरिच्ड मीडिया के अंदर यही 3 एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। एक हमने चॉकलेट मीडिया पढ़ा, एक हमने पहले हमने ब्लड अगार पढ़ा, सेकंड वन चॉकलेट अगार हमने पढ़ा, और थर्ड वन हमने सीरम स्लोप मीडिया पढ़ा, या लॉफ्लरस सीरम स्लोप हमने पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड मीडिया की तरफ, जो कि है एनरिचमेंट मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया। तो ये हमारा सेकंड मीडिया है, एनरिचमेंट मीडिया। अब एनरिचमेंट मीडिया होता क्या है, ठीक है। अब देखिए एनरिचमेंट मीडिया होता क्या है। जैसे कि हमारे पास एक मीडिया है, तो ये हमारे पास एक बैटर प्लेट है। इस बैटर प्लेट के अंदर जो है हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाल दिए, सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हमने डाल दिए, बेसिक न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो बैक्टीरिया है, हमने उस बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट तो ये है, देखिए, अगर हमने स्टूल को हम अगर हमें एग्ज़ाम करना है, स्टूल या स्प्यूटम को अगर हमें एग्ज़ामिन करना है, ठीक है, यानी कि किसी में प्रॉब्लम है, तो अब डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि स्टूल एग्जामिनेशन करना है। स्टूल के अंदर हमें देखना है कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। हमें पता है ये जो स्टूल है ये इंटेस्टाइनस के अंदर प्रेजेंट होता है।
और इंटेस्टाइनस के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेनिक नहीं होते हैं, ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे कुछ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे ई कॉलाई है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब जब चूंकि लेकिन इस स्टूल के अंदर चूंकि पेशेंट को प्रॉब्लम है, इस स्टूल के अंदर वो बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि इस स्टूल के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, हमने पेशेंट का जो स्टूल है उसको हमने कलेक्ट कर दिया। तो ये पेशेंट का स्टूल सैंपल है, ये स्प्यूटम सैंपल है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारे स्प्यूटम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी नॉर्मल कमेंसल बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्टूल के लिए, अगर हमने स्टूल को कलेक्ट कर दिया, इस स्टूल के अंदर दोनों बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। इस स्टूल के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होगा, इसके अंदर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होगा। अगर हम इस स्टूल को उठा के इसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ पे ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, दूसरा यहाँ पे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, यहाँ पे दोनों बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमें नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये डिजीज़ काज नहीं करते हैं। हमें असल में इसको देखना है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को देखना है। लेकिन जब इसको हम इस मीडिया के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे दोनों बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अगर दोनों ग्रो कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे रिज़ल्ट अपना नहीं मिलेगा। इसीलिए एनरिचमेंट मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं इस मीडिया के अंदर, हमें चूंकि पता है जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि इस बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, हम इस मीडिया के अंदर कुछ न्यूट्रेंट्स को एक्स्ट्रा में ऐड कर देते हैं, यानी कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा में ऐड कर देते हैं, यानी ग्रोथ फैक्टर्स को हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। जब हम ग्रोथ फैक्टर को एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जब हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया, उससे क्या होगा, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये धीरे धीरे इन नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को यहाँ से रिमूव करेगा या इनको यहाँ पे किल करेगा, जिसकी वजह से हमें इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी और हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल जो है वो ठीक मिलेगा यहाँ पे। ये तो एक कंडीशन है कि हमने ग्रोथ फैक्टर को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया में जो है कल्टीवेशन ज़्यादा हो सकता है। सेकंड हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स का, जिस केमिकल की वजह से खाली इस बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है, न कि इस बैक्टीरिया की। तो जब हम कुछ केमिकल इसमें ऐड कर देते हैं, इस केमिकल से क्या होगा, इन बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो जब ये बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये बैक्टीरिया नहीं रह सकते हैं, एक तो हमने इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर ऐड कर दिया, इसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होगी तो ये खुद ही यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। दूसरा, हमने केमिकल को ऐड कर दिया जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया मरेंगे, अब हमारे पास जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अब ये इनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी मीडिया को हम बोलते हैं एनरिचमेंट मीडिया, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो हमारा जो मेन बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, या जो हमारे पास दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है। और ये एनरिच्ड मीडिया जो होता है, ये पर्टिकुलरली लिक्विड मीडिया ही होता है, इसके अंदर जो है वो अगार एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे आर लिक्विड मीडिया विच हैव a stimulating effect on the bacteria to be grown और inhibits, या तो इसको हम ग्रो कराएंगे, ये जो हमारे मेन पैथोजन बैक्टीरिया है या जो जिनकी हमें नीड नहीं होती है उनको हम इनहिबिट करेंगे, और इनहिबिट इट्स कंपिटर्स। ठीक है, इनको या तो हम क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट्स इन एन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वांटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो रिजल्ट इन एन absolute
increase in the number of wanted bacteria, ताकि हमारे पास जिन बैक्टीरिया की हमें ज़रूरत है उन बैक्टीरिया जो है उनकी नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इनका जो कंपटीटर है उनको हमने यहाँ पे किल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली इसको यानी कि एनरिचमेंट मीडिया को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं या तो अगर हमें स्टूल कल्चर करना हो, स्टूल कल्चर करना हो या हमें स्प्यूटम कल्चर करना हो, तो तब जाके जो है ज़्यादातर इस मीडिया का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है स्टूल या स्प्यूटम के साथ हमारे नॉर्मल कॉमन बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे। अब इसमें एग्ज़ाम्पल कोई कौन कौन सा इस हम एनरिचमेंट मीडिया में ले सकते हैं, तो इसमें एग्ज़ाम्पल्स चूँकि इसमें जो भी मीडिया होंगे वो सारे लिक्विड फार्म के अंदर होंगे, यानी उसमें अगार एब्सेंट होगा। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टेट्राथियोनेट ब्रॉथ। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं यूज्ड फॉर अगर हमें सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को अगर हमें आइसोलेट करना है। ठीक है, टेट्राथियोनेट ब्रॉथ को हम यूज़ करते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सल्मोनेला टाइफी। सेकंड हम यूज़ करते हैं सेलेनाइट एफ ब्रॉथ को यूज़ किया जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं शिगेला को, ठीक है, या शिगेला को। तो शिगेला बैक्टीरिया को डिटेक्शन के लिए हम सेलेनाइट एफ ब्रॉथ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ विब्रियो कॉलरा। तो विब्रियो कॉलरा के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो कि ब्रॉथ वर्ड हमने यूज़ किया, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होगा। यहाँ पे भी ब्रॉथ वर्ड यूज़ किया, ये भी लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा। तो यहाँ पे हमने वाटर का यूज़ किया, तो ये भी लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, क्योंकि एनरिचमेंट मीडिया सारे वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं कि उनका लिक्विड मीडिया के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों यानी कि एनरिच्ड मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया समझ आ गए होंगे।